ओके, तो स्वागत है दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री की एनसीईआरटी 8th क्लास की हम लोग पढ़ रहे हैं और उसके 5th चैप्टर में हम लोग अब तक पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहली बात कि जो पुराने चारों चैप्टर है वो आपके कवर होना चाहिए और जो अ, चारों चैप्टर है वो आपको समझना चाहिए, क्योंकि देखो अभी चीज़ें बढ़ती जाएंगी और लगातार आपको जो समझने वाली चीज़ें हैं उसकी जो चीज़ें हैं वो बढ़ती जाएंगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, जो पुराने हम लोगों ने चारों चैप्टर कंप्लीट किए हैं उसको तैयार करना पड़ेगा, वो भी सही ढंग से। जो ट्रिक्स हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ना है, किस तरह से उसकी नोट्स बनाना है। और देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो एनसीईआरटी है उससे डायरेक्टली कभी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो एनसीईआरटी वो नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो आपकी सोच है वो विकसित हो जाती है। तो पहले कोई भी आंसर राइटिंग बोलो, पीसीएस बोलो, यूपीएससी बोलो या कोई भी एग्जामिनेशन बोलो, सबसे पहले अगर लिखने वाली बात है तो आपकी जो समझ है वो विकसित होनी चाहिए। और वो कहाँ से होंगी, वो एनसीईआरटी से होंगी। तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन समझ के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चारों चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी जब 1857 की विद्रोह की हम लोग बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें अब धीरे धीरे क्या हो रही है, डिफ़िकल्ट होती जा रही है। तो पुरानी चीज़ें अगर आपकी कंप्लीट है तो नो डाउट आपको कोई परेशानी नहीं जाएंगी, आप चीज़ों को समझ पाओगे, ठीक है। तो एक बार हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि पिछले चैप्टर में हमने क्या बात किया था। तो हमने देखा कि किस तरह से जो जनजातियाँ थी, मुख्य तौर पर जो आदिवासी लोग थे, उन लोग क्या काम करते थे, उन लोग खाना क्या खाते थे, है ना, किस तरह से उन लोग संग्रह करते थे। कुछ लोग क्या करते थे, शिकार भी करते थे। और आप देखोगे कि जब बिरसा मुंडा की एंट्री होती है तो उनके बारे में हमने उनकी पूरी जीवनी को देखा और मुख्य तौर पर देखा कि किस तरह से जो बिरसा मुंडा थे वो सामने आते हैं और एक आंदोलन तैयार करते हैं। लेकिन आप देखोगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ब्रिटिश है, वो लगातार उनको रोकती है, 2 साल के लिए उनको जेल में डाल देती है, हमने देखा, है ना। फिर 2 साल के बाद जब वो आते हैं तो क्या करते हैं, वो फिर से आंदोलन लोगों को उकसाते हैं कि जो आपकी पहचान है उसको वापस लाने के लिए एकजुट हो और काम करो। लेकिन आप देखोगे कि एक हैजा बीमारी के कारण उनकी मौत हो जाती है। और मौत के बाद ये जो जितने भी आंदोलन है आदिवासियों के तरफ से या फिर मेनली बिरसा मुंडा के तरफ से, इसकी जो मतलब ये विघटन की ओर चलने लगता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने क्या किया, प्रीवियस वीडियो में देखा, मतलब चैप्टर नंबर 4 में देखा। अब मेनली हम चैप्टर नंबर 5 में क्या देखने वाले हैं कि 1857 मतलब जो 1857 का विद्रोह है वहाँ तक हम इन चीज़ों को लेके जाएंगे। तो अब उसमें क्या होगा, मराठीज़ भी आएंगे, है ना, झांसी की रानी आएंगी। तो ये सब लोग आएंगे और इन लोगों का योगदान, और आप देखोगे कि लगातार जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कैसे इन लोगों के साथ बर्ताव करेंगी और किस तरह से इन लोग का दमन करेंगी। तो ये सब चीज़ों को मेनली हम लोग क्या करने वाले हैं, जब जनता बगावत करती है इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, आपने देखा कि जो लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी अलग अलग तरीके से, आप देखोगे महाजन बोलो, है ना, महाजनों के बाद आदिवासी बोलो, इन लोगों को परेशान कर रही थी। लेकिन ये तो एक बात हुई ना कि छोटे लोगों को परेशान करना, क्योंकि उन लोगों से क्या करवा रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, खेती करवा रहे थे। लेकिन आप देखोगे जब बड़े स्तर में जब नवाबों की बात आती है ना, नवाबों के बाद जब झांसी की रानी की बात आती है और ये लोग जब अपनी जो पहचान है उसके लिए जब बोलते हैं, तो आप देखोगे कि किस तरह से विद्रोह का ये रूप ले लेगा और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किस तरह से इनके ऊपर जो जबरन कानून है उसको थोपेंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। हो सकेगा तो इस जो पूरा चैप्टर नंबर 5 है इसको 2 या 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे 2 पार्ट में कंप्लीट हो। लेकिन चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हम लोग, हो सकता है कि ये 3 पार्ट में भी डिस्कस हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को ये इमेज दिख रही होंगी, तो ये इमेज में देखो किस तरीके से यहाँ पे खून खराबा हो रहा है। तो ये इमेज कब की है, ये सिपाही और किसान दोनों हैं लोग, ठीक है। अब देखो एक बात आपको समझना है, अगर आंदोलन हो रहा है या विद्रोह हो रहा है तो आपको ये बात समझना है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग कौन भाग लेगा, सबसे ज़्यादा भाग लेंगे वहाँ के युवा जवान लोग, है ना। बाकी बच्चे और जो औरतें वो तो कम ही लेंगी ना। तो ये आपको समझना है, किसी भी युद्ध में या किसी भी विद्रोह में सबसे ज़्यादा सामने कौन जाते हैं, लोग युवा जाते हैं और जो जवान होते हैं वो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सिपाही है और किसान है ये विद्रोह के लिए ताकत जुटा रहे हैं, क्योंकि अब समझ में आ गया है सबको कि आप देखोगे जो नील की खेती बोलो, नील की खेती के बाद जो रेशम बोलो, ये उगाने के लिए किस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी जबरन लोगों के ऊपर प्रेशराइज कर रही थी और जबरन खेती करने की जो मांग थी वो कर रही थी, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या होता है, सिपाही बोलो या किसान बोलो, ये अब कोशिश करते कि एकजुट हो जाए और एकजुट होने के बाद
कोई भी तरीके से विद्रोह करे इनके लिए, ठीक है। तो ये जो इमेज है ये एक विद्रोह की है जो कि 1857 मतलब 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया। अभी जब 1857 का विद्रोह फैलता है तो आप देखोगे बहुत सारी नीतियाँ बनती है, बहुत सारे लोग इसमें जुड़ते हैं। तो किस तरह से जुड़ते हैं ये सब हम लोगों ने जब आदिवासी हम लोग पढ़ रहे थे प्रीवियस चैप्टर में तो वहाँ पर देखा, आगे जब चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी नीति और जनता पर प्रभाव के बारे में हमने क्या पढ़ा, जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ पुराना बहुत इंपॉर्टेंट है, पुराना समझोगे तो आगे की चीज़ें आपको आसान लगेंगी। पुराना ही अगर आपका तैयार किया हुआ नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपको आगे परेशानी समझ में आएगी। कि बहुत सी जगह हम लोग क्या कोशिश करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि हमने पहले पढ़ा था, अब आपको लगेगा पहले कब पढ़ा था। इसीलिए आपको क्या करना है, एक सीरीज़ वाइज पूरी वीडियोस को देख लेना है, तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें ज़्यादा काम आएंगी, ठीक है। तो इन नीतियों से क्या होता है, जो राजा थे और रानियाँ थी, ठीक है, उसके बाद किसान भी थे, जमींदार भी थे हमने देखा, और आदिवासी भी थे, है ना। हर तरफ के लोग जो थे वो थोड़ा थोड़ा अपना योगदान दे रहे थे। और आप जब देखोगे 1857 के विद्रोह तक हम लोग पहुँचेंगे तो वहाँ पर केवल कोई भी एक समुदाय या कोई भी एक संस्कृति वहाँ पर आपको नहीं दिखेंगी, आपको विविधताएं दिखेंगी। हर तरह के लोग जुड़ेंगे, हर भाषा बोलने वाले लोग जुड़ेंगे, क्योंकि सब जगह दमन कर रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। तो सब लोगों को समझ में आएंगी चीज़ें, तो वो क्या करेंगे, एक एक होने के बाद गुट बनाएंगे, और गुट बनाने के बाद अब देखोगे किस तरह से जो पूरी चीज़ें ये एक विद्रोह का रूप ले लेंगी, ठीक है। तो अब क्या होता है, इन जो जितने भी हमने बात की है, राजाओं बोलो, रानियाँ बोलो, किसान बोलो, जमींदार बोलो, तो इन लोगों के ऊपर क्या पड़ा, असर पड़ा। और आप देखोगे कि जो नीतियाँ और कार्रवाई जनता के हित में नहीं होती थी, जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती थी, उनका लोग किस तरह से विरोध करते थे। अब भाई आपकी भावना भी ठेस हो रही है, आपके लोगों को भी आप खो रहे हो। हमने देखा पिछले पार्ट में कि जब लोगों को बिहार भेज दिया जा रहा था काम के लिए, लोग काम ढूंढने के लिए जगह जगह जा रहे थे, तो 90% केस में क्या हो रहा था, वो लोग वापस ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ऐसे कुछ काम करा रही थी फैक्ट्रीज़ में जिससे लोग वहीं पर मर जाते थे, और लोगों को लगता था कि कभी तो वो वापस आएंगे, पर आप देखोगे कि वो वापस भी नहीं आते। तो ये सब चीज़ें और ये सब परेशानियों के कारण लोगों की जो एकजुटता है वो हम लोग अब देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो नवाब है ना, अलग अलग क्षेत्रों में आप देखोगे सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल बोलो या फिर दिल्ली की तरफ आपको नवाब दिखते हैं। तो अब ये जो जितने भी नवाब हैं इनके ऊपर बारी आती है, और इनकी जो सत्ता है इनको क्या करती है ईस्ट इंडिया कंपनी, धीरे धीरे छीनने लगती है। तो 18वीं शताब्दी के मध्य में, अब देखो 18वीं शताब्दी के मध्य का मतलब क्या है, 1850। अब ऐसा नहीं है कि 1850 मध्य बोला है तो 50 हो सकता है, 52 हो सकता है, 57 हो सकता है, 45 हो सकता है ना। मध्य इतिहास जब लिखा जाता है तो ये सब चीज़ों को आपको समझना है कि मध्य बोला है मतलब बीच की कोई तो भी ईयर में ये सब चीज़ें घट रही है। उसके बाद राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी, उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। अब सबसे जो परेशानी वाली बात क्या थी कि जो नवाब थे, है ना, जो क्या बोलेंगे आप, राजा थे, रजवाड़े थे, इनकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी, इनकी सम्मान, ठीक है। और ये सम्मान को क्या करती है, धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी छीनने लगती है। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए। सोचो अब आपका ही घर है और आपके घर में कोई ऐसे लोग बाहर से आकर आपके घर में वो लोग रेजिडेंट खड़े कर दे रहे हैं, मतलब आपकी जो जीवनी है, आपका जो क्या बोलेंगे आप लोग की जो साधारण जीवन है उसमें कोई बाहर से आपको देख रहा है, ये इससे ज़्यादा बुरी बात क्या हो सकती है, आपके ऊपर निगरानी रखी जा रही है, ठीक है। तो क्या करती है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो दरबार होते हैं उसमें रेजिडेंट तैनात कर देते हैं। जो स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही है और उनकी जो सेनाएँ हैं उनको भी भंग कर दी जा रही है। नवाब होते थे, सेनाओं के साथ चलते थे, जब सेनाओं के साथ वो चलते थे तो उनकी जो सेनाओं थी उनको भी क्या करते हैं, भंग कर देते हैं। कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद आप देखोगे उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे हैं। लगातार आप देखोगे छीनना, लोगों की जो सम्मान है उनको ले लेना, उनकी पूरी सत्ता को ले लेना, ये सब चीज़ें आपको लगातार देखने को मिलेगी, ठीक है। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। अब बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सोचा कि बात करके काम को आगे चलाए। जैसे आप देखोगे कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उनका ऐसा कहना था कि जब वो उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका जो, अब आपको पता है कि जो लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था, तो उनका ऐसा मानना था कि जब मेरी मृत्यु हो जाती है तो वो जो बेटा है उसको राजा मान लो। पर आप देखोगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी इस बात से
साफ इनकार कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप होंगी रानी, पर आपके बेटे को किसी भी तरह से जो सम्मान बोलो या राजा बोलो वो नहीं बनाया जाएगा। अब आप सोच सकते हो आपके ही देश में ये सब चीज़ें हो रही है आपके ही लोगों के साथ। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे क्या करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी पैर फैलाने लगती है। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि जो उनको पेंशन मिलती है वो पेंशन को उनके जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु के बाद उनको दे। पर आप देखोगे कि ये सब चीज़ें भी ईस्ट इंडिया कंपनी नकार देती है, उनके जो निवेदन रहते हैं उनको ठुकरा देती है। उसके बाद अवध की रियासत तो अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने वाली थी। आखिरी रियासतों में एक थी जो कि 1801 में अवध पर एक सहायक संधि, मतलब बहुत सारी जो संधियाँ थी वो भी आप देखोगे किस तरह से जो नवाब है या जो रियासत है उनके ऊपर थोप दी जा रही थी, जबरन थोप दी जा रही थी। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि 1856 में अंग्रेज़ों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और जो गवर्नर थे उस टाइम के कौन थे, गवर्नर जनरल हल डलहौजी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसके लिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। अब क्या हो रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब चीज़ें क्यों हो रहा है। तो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो लोगों के पास जा रही है और कह रही है कि ये जो भी चीज़ें हो रही है ना रियासत में वो ठीक नहीं हो रही है, और ठीक नहीं हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। अब आप सोचिए, देखो अंग्रेज़ों का हमेशा मानना है ये कि वो लोग भारत की स्थिति सुधारने के लिए आए थे, पर आपको कहीं जगह ये चीज़ बिल्कुल लगेगा आपको कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये लोग हमारे हित में काम करने के लिए आए थे, क्योंकि धीरे धीरे ये अपने रंग दिखाने लग रहे थे। ठीक है, तो ये लोगों को ज़रूर बोल रहे, ज़रूर गुमराह कर रहे कि हम आपके लिए आए हैं, आपकी हित के में बात करने के लिए आए हैं, लोग जो रियासत है वो ठीक से काम नहीं कर रही है इसलिए हम आए। लेकिन ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी कि ये सब एक प्लानिंग थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म कर दिया और पूरी योजना बना ली। ठीक है, कंपनी द्वारा जारी गए सिक्के जो थे, सिक्कों में क्या होता था, मुगलों की तस्वीर होती थी, उसको भी अब क्या की ईस्ट इंडिया कंपनी ने हटा दी। और 1849 में, ठीक है, मतलब 1839 में क्या होता है, 49 में क्या होता है, जो उस टाइम के गवर्नर थे, गवर्नर जनरल में सबसे बड़ा पद, डलहौजी ने क्या किया, ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र वो क्या होंगे, जो बादशाह है। ठीक है, उनको अब मतलब ऐसा बोला जा रहा था कि एक जगह से दूसरे जगह दिल्ली में कहीं बसाया जाए। लेकिन आप देखोगे 1856 में क्या होता है, गवर्नर जनरल कर्निंग ने फैसला किया कि जो बहादुर शाह जफ़र है वो अब आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे, इनके बाद कोई भी मुग़ल बादशाह ही नहीं रहेगा। ये किसने, अब आपको ये यहाँ से समझना चीज़ों को कि किसने फैसला किया कि जो जफ़र थे, मतलब बहादुर शाह जफ़र थे वो आखिरी नवाब होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चीज़ों को समझना है। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज जो होंगे उनको बादशाह नहीं माने जाएंगे, बस जो उनके बच्चे होंगे उनको राजकुमार, और अगर कोई लड़की है तो उनको राजकुमारी की मान्यता दी जाएंगी, बाकी कुछ भी चीज़ें उनके हित में नहीं होंगी। अब यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर शुरू हो जाता है। और अब जो दमन की नीति है, क्योंकि देखो सबसे मेन मोटो क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी का, ट्रेड करना, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना, और उस मुनाफे को कमाकर यूरोप में जाके उसको 5 गुना बोलो 10 गुना बोलो इस रेट में बेचना और व्यापार करना। अब व्यापार करने के लिए कभी कभी क्या लगता है लोगों को कि उन लोगों ने शिक्षा की जो शुरुआत है वो की। उसके बाद आप देखोगे जो सिविल सेवा है उसमें भी इन लोगों ने अच्छा काम किए, रेलवेज़ लाए, लेकिन ये सब उनके हित में था, मतलब उनको उस चीज़ की ज़रूरत थी तो उन लोगों ने लाए। लेकिन अब लोगों को मतलब क्या बोलेंगे, लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है कि आपके हित में काम हम कर रहे हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, पर उसके ज़रिए आप देखोगे कि उनके कितने सारे काम जो है वो आसान हो जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को आपको समझना है, ये जो सोच है इसको विकसित करना है, और ये कब होंगी, जब आप एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। अब क्या होता है, किसान और सिपाही का भी एक योगदान था। तो हमने देखे कि किस तरह से जो मुग़ल बादशाह थे उनका जो पतन है वो होता गया, किसने किया, डलहौजी और कर्निंग ने किया। अब हम देखते हैं कि उस समय में किसान और सिपाही क्या कर रहे थे, सबकी भूमिका है, ये बात को समझना है। उसके बाद गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे, क्योंकि आप देखोगे कि बहुत सारा जो इंटरेस्ट है, मतलब कर है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी इन लोगों से ले रही थी। तो ये जो कर्ज थे वो उसको वापस नहीं कर पा रहे थे, और आप देखोगे जब वापस नहीं कर पा रहे थे, जो इनके बड़े बड़े खेत थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, वो अपने हित में ले लेती थी। और आप देखोगे कि इससे जो पुरानी पीढ़ियाँ थी वो नष्ट होती जा रही थी।
फिर कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की वजह से वे अपने वेतन भत्तों और सेवा के शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम और धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस ज़माने में बहुत सारे जो लोग थे वो समुद्र के पार नहीं जाना चाहते थे। उनको क्या लगता था कि अगर कोई पर्सन है वो अगर समुद्र को पार कर लेता है तो उसकी जो जाति है वो भ्रष्ट हो जाएंगी, ऐसा लोगों की मान्यता थी। लेकिन आप देखोगे जब 1824 के आसपास ये सब चीज़ें जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कि लोग अपने धर्म को मानना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, वो किसी भी तरह से जो समुद्र पार करके नहीं जाएंगे, तो उस टाइम में क्या होता है, जो सरकार है वो हुक्म देती है कि आपको जाना पड़ेगा, हमको कोई मतलब नहीं है आपके धर्म से। और यही जब छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब ये जब लोगों को परेशान करती है, सिपाहियों को बोलो, किसानों को बोलो, तो ये आप देखोगे धीरे धीरे एकजुट होकर किस तरह से एक विद्रोह का रूप ले लेगा। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्री रास्ते में बर्मा जाने को आदेश मिला, तो इन्होंने क्या किया, इस जो हुक्म था सरकार का उससे इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते जाने में ऐतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें क्या की गई, सख्त सज़ा दी गई। और क्योंकि यह मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था, इसीलिए क्या होता है 1856 में अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार जाना पड़ेगा। मतलब जो आपकी खुद की भावनाएं हैं उनको भी कोई मतलब नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। उसके बाद सिपाही गाँव के हालात से ही परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गाँव छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों को गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में फैल गया। और आप देखोगे ये जो धीरे धीरे तैयारी हो रही है ना, लोगों को एक समय तक आप बना सकते हो, है ना, एक तरह से आप बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं चल रही है, क्योंकि कुछ लोग कैसे हो रहे हैं, इस चीज़ को समझ रहे हैं, और समझने के बाद वो क्या कर रहे हैं, लोगों में बांट रहे हैं। और आप देखोगे धीरे धीरे ये जो अभी चीज़ें हो रही है ना, ये कितने बड़े विद्रोह का रूप लेंगी। तो ये सब चीज़ों को, जो विद्रोह पढ़ लिए ये बहुत आसान है ना, कि अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हम लोग आज 1857 का विद्रोह पढ़ लेंगे, वो आपने पढ़ लिए एक चीज़ हो गई, और आप इससे जो वनडे एग्ज़ाम होती है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व भी कर लोगे। लेकिन जब लिखने वाली बात आती है तो आपको उसका पता होनी चाहिए कि शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से लोगों के ऊपर दमन किए गए, और दमन के बाद उन लोग को जो परेशानी हुई, उन परेशानियों के बाद आप देखोगे कि किस तरह से लोग एकजुट होते गए और एक बड़े बड़े विद्रोह की ओर से आ गए। ठीक है, अब क्या चाहते थे कुछ लोग, जो सिपाही थे और जो किसान थे, उनको लगता था कि हम इसका चार्ज लेंगे, हम लोगों को एकजुट करेंगे। तो अब उन लोगों ने क्या किए, सुधारों पर प्रतिक्रिया करना शुरू की। ठीक है, अंग्रेज़ों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना ज़रूरी है। मैंने आपको बताया इसके पहले, वो जब राज कर रहे थे तो उनको हमेशा लगता था कि जो भारत में लोगों की जो दशा है, इसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, उनको लगता था जो सती प्रथा है उसको रोकना भी बहुत ज़रूरी है, जो विवाह होता था उसको भी जो बढ़ावा है, ये सब चीज़ें उनको लगता था कि ये बहुत परेशानी हो रही है और हम नहीं देख पा रहे हैं। ये स्टेटमेंट है, जब आप बड़ी बड़ी किताबों को उठाओगे तो वहाँ पे इतिहासकारों ने लिखा है कि ये इन लोगों की बातें हैं कि इन लोगों को ये सब चीज़ें देखने को नहीं हो रहा था, मतलब ये सब चीज़ें उनसे देख के नहीं हो रही थी। और आप देखोगे अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। और 1830 के बाद कंपनी ने जो ईसाई मिशनरी थे, अब ईसाई मिशनरी क्या होते हैं हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है, उसके बाद भी एक और बार हम देख लेते हैं, क्योंकि ये जो शब्द है ना ये बार बार आएगा। तो जो ईसाई मिशनरी होते थे, ये मुख्य तौर पर आप समझ लो कि अगर भारत में कोई साउथ अफ्रीका से आया है ईसाई धर्म को फैलाने के लिए, या कोई इंग्लैंड से भारत आया है ईसाई धर्म को फैलाने के लिए, तो हम उनको क्या कहते हैं, मिशनरी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप देखोगे ये जो काम है ये लगातार खुले तौर पर चल रहा था। और 1850 में नए कानून बनाया गया जिसमें जो ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया, क्योंकि ये मिशनरी आए थे, लगातार ये काम कर रहे थे। और आप जब आपको कुछ नहीं पता है और आपको सब कुछ बता दिया जाए तो आप उस चीज़ से जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो आपको लगेगा कि अब तो बहुत आसान है ईसाई धर्म को अपनाना, तो आप देखोगे हज़ारों तादाद में लोग उस समय में क्या होते हैं, जो ईसाई धर्म है उसको अपना लेते हैं। ठीक है, तो भी पुरखों की संपत्ति और उसके अधिकार फैला ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि उनका धर्म और उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट किया जा रहा है। कुछ लोगों को समझ में आया पर कुछ लोगों को नहीं भी आया। कुछ लोगों ने जबरन जो धार्मिक चीज़ें हैं उनको अपनाए, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा था कि ये जो जितनी भी जीवन शैली है उसको नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी मौजूद थे जिनकी सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलन के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएंगी और आप लोग के लगातार ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि जो वीडियो 20 मिनट के ऊपर मत ले जाओ, तो आज के लिए हम इसको रोकते हैं। कल हम लोग और इस चीज़ को क्या करेंगे,
डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से जो 84 नियम है वो किस तरह से आता है, और आप देखोगे कि किस तरह से जो उत्तेजना होती है लोगों की, और उसके बाद जो चीज़ है जैसे कि सैनिक विद्रोह, जन विद्रोह बन गया, ये सब चीज़ों के ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ और इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।